या एक सीट सिक्योर कर ले। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड के क्लास के बारे में। अगर आप बीए एलएलबी या फिर एलएलबी में एडमिशन लेने जाते हैं तो हिंदी, इंग्लिश और जीके के अलावा आपको एक चीज़ आती है, वो है विधिक अभिरुचि, जिसको लीगल एप्टीट्यूड बोलते हैं। इसके भी 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। और एज अ लॉ स्टूडेंट जैसे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या होता है ज़रूरी कि अपना लीगल अवेयरनेस तो आपको जानना ही जानना होता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है ज़रा देख लिया जाए। कह रहा है कि द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1834 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देन लॉ मेंबर लॉर्ड मैकॉले। इट्स मेंबर इंक्लूडेड। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट लॉ कमीशन बना था ना 1834 में, तो दो क्वेश्चन आपका निकल करके आएगा, दो क्वेश्चन आपका इससे निकल के आएगा। यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन बनाया गया है, बताया गया है, लेकिन इसमें से भी एक क्वेश्चन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको निकल के आएगा, ऑप्शन से भी और क्वेश्चन से भी। तो वो कैसे निकालना होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन्हीं एक क्वेश्चन से हमको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा। तो पहला जो आंसर है आपका कि द फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया जो है, ये क्वेश्चन बना रहा है, पहला फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया कब फॉर्म्ड किया गया। तो सीधे सीधे आप बताओगे कि 1834 यानी कि 1834 में जो है वो फॉर्म्ड किया गया। और इसमें मेंबर्स कितने थे, तो ये किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया था, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया था, तो लॉर्ड मैकॉले के चेयरमैनशिप में बनाया गया था, अध्यक्षता में बनाया गया था ये फर्स्ट लॉ कमीशन। और मैकलेमैंड, एंडरसन और गिलेट, ये तीनों लोग जो थे इसके मेंबर्स थे। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आपका निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए, और आपको अगर कोई डाउट होता रहे तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हिंदी में भी है, अगर चाहो आप तो देख सकते हो। ठीक है, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन आपका आ गया है वो है द इंडियन पीनल कोड कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1862 यानी 1862। हाउ मेनी सेक्शंस देयर इन दिस सेक्शन। अब कह रहा है कि जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, वो 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 1862 में आया। तो सीधे सीधे यहाँ से एक पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मिल जा रहा है और क्वेश्चन में ही आपको आंसर भी दिखने को मिल रहा है। तो पहले पूछ लेगा इंडियन पीनल कोड कब भैया इन्फोर्समेंट में आया, ये भी देखो क्वेश्चन है। जितना भी, मान लो आप अगर 10 क्वेश्चन यहाँ देख रहे हो ना, तो सीधे सीधे 20 से 25 आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसका आंसर मिलेगा। तो इन्फोर्समेंट डेट अगर पूछ लिया आईपीसी का, तो आप क्या बता दोगे, 1 जनवरी 1862। और पूछ लिया फिर दूसरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी सेक्शन इन द आईपीसी, तो आप बता दोगे कि टोटल 511 सेक्शंस हैं। ठीक है ना, चलिए, अब आप लोग जो भी बीए एलएलबी या एलएलबी करना चाहते हैं उनको ये सेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक भी करते रहिए आप लोग। चलिए, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। जब मैं सेमेस्टर पढ़ाती हूँ तो उसमें इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और उसमें बहुत सारे केस लॉज भी दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो पूछ रहा है कि क्राइम का क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है, क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है क्राइम। जैसे आप खाना बनाने जाते हो, लेट्स सपोज कोई डिश आप बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है, इंग्रेडिएंट होती है ना। जैसे चाय बनाना है तो दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, अदरक, इलायची, ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट है इसमें। तो इसीलिए जो क्राइम है, जो अपराध है, उसको फॉर्म करने के लिए या उसको क्राइम को, अपराध को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो चलो मैं पहले शॉर्ट में बता देती हूँ कि पहला तो
अब 4 होते हैं, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चलो ठीक है, पहला तो क्राइम के लिए होना चाहिए, कोई भी क्राइम कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग। अगर कोई जानवर किसी भी आदमी को मार देता है तो उसके ऊपर क्या आईपीसी की धारा लगेगी, सेक्शंस लगेंगी, उसको अपराध कंसीडर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, तो देखो यहाँ पे पहला तो क्या है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा क्या है भाई, दूसरा जो है वो इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। तीसरा जो है वो क्या होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, ठीक है, नहीं यही इसी को मेंस रिया को ही इंटेंशन बोलते हैं। उसके बाद एक्टस रियस, एक्टस रियस यानी कि एक्ट होना चाहिए, उसका एक्ट दिखना चाहिए और फिर उसका इफेक्ट दिखना चाहिए कि क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये चार जो है वो क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स। ये क्या हुआ था, नहीं 1860 में आया था इन्फोर्समेंट 1862। हाँ बेटा 1860 में ये ड्राफ्ट हो चुका था आईपीसी, लेकिन 1862 में ये इन्फोर्स हुआ था। तो इन्फोर्समेंट इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट में दो अंतर होता है, ठीक है। तो आपसे इन्फोर्समेंट डेट पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये 4 एलिमेंट्स आपके हो गए क्राइम के। अब इसको चाहे तो आप लोग नोट कर लो ऐसे शॉर्ट में, ठीक है, नोट कर लो आप लोग। थोड़ा सा मैं साइड हट जाती हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स कर लेना। और ऑप्शन अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि एन इंडियन हु इज अंडर द लीगल कंपेंशन टू एक्ट इन अ पार्टिकुलर मैनर एंड हु इज सुटेबल सब्जेक्टिंग ऑफ इम्पोजिंग पनिशमेंट। कह रहा है कि ऐसा कोई एक भारतीय व्यक्ति है जिसे विशेष तरीके से कार्य करने के लिए कानूनी बाध्यता के अधीन और जो सजा देने के लिए उपयुक्त विषय है। तो इसके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है। उतने कहने का मतलब यही होना चाहिए कि ये ह्यूमन बीइंग है और इंडियन ह्यूमन बीइंग है, ठीक है भाई। कोई भी ह्यूमन बीइंग रहे, चाहे इंडियन रहे चाहे फॉरेनर रहे, अगर वो अपराध कर रहा है इंडिया के क्षेत्राधिकार में आकर के या इंडिया में जो भी अपराध बनाया गया है, अगर वो उसको कारित कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो उसने भाई क्या किया है, इसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल किया है। फर्स्ट कि हाँ ह्यूमन बीइंग है, उसने अपराध किया है। दूसरा क्या है कि ऐसे व्यक्ति के मन में एक दुविधा क्या है, अ डिलेमा इन द माइंड ऑफ सच पर्सन। डिलेमा नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन, डिलेमा हटा दीजिएगा, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। उसके माइंड में क्या होनी चाहिए, इंटेंशन यानी मेंस रिया होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना। अगर डिलेमा में होता, ठीक है, तो क्या होता फिर, मान लो कि आप सामने से जा रहे हो सड़क पे और सामने से एक कह दे कि गाय आ रही है या सांड आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि वो हमको मार देगा, और आप कोई वहाँ पे ब्रिक उठाते हो, ईटा उठाते हो या कंकड़ पत्थर उठाते हो और उसको मारते हो, लेकिन उसको ना लग करके किसी बगल से जो व्यक्ति जा रहा था उसको लग जाता है, और जब लग जाता है तो व्यक्ति एट अ स्पॉट जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बताओ क्या आपका इंटेंशन था उस व्यक्ति को मारने का, ठीक है, क्या आपका इंटेंशन था उस व्यक्ति को मारने का? नहीं ना। और जब इंटेंशन नहीं होता है तो वो फिर आपको एक्सेप्शन मिल जाता है क्राइम से, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, BA-LLB इज गुड फॉर यूपीएससी और नॉट? देखो बेटा BA-LLB अच्छा है क्योंकि आपको 2 साल पूरे जो हैं वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स कह रहे हैं, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो उससे आपका कवर हो जाता है जीएस वाला पार्ट अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ लॉ को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और लॉ ऑप्शनल भी आप ले करके चल सकते हो तो अच्छा रहेगा। BA-LLB करने के साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो वो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। चलो मैम प्लीज़ डू समथिंग, मैम एक बार हिंदी में बताओ और एक बार इंग्लिश में, ठीक है बेटा। चलो देखो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बता दूंगी।
अ डेलिमा इन द माइंड ऑफ सच पर्सन। अब डेलिमा नहीं होना चाहिए भाई, इंटेंशन होना चाहिए। अगर आप पार्टिकुलर आपके ऊपर कोई चार्जेस लग रहे हैं क्राइम के, तो आपका इंटेंशन वहाँ देखा जाता है। जब भी कोर्ट आपको सजा सुनाती है तो क्या देखा जाता है, इंटेंशन देखा जाता है, ठीक है, कि आपका इंटेंशन सच में था या आपसे गलती से हो गया, नेग्लिजेंटली हो गया, ठीक है ना। तो आपको जब दिया जाता है वो सजा दिया जाता है, तो इंटेंशन अगर आपकी होती है तब तो आपको बहुत कड़ा पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे गलती में भूल चूक से हुई है या जाने अनजाने में आपसे अपराध हो गया है, तो थोड़ी सी नरमी बरती जाती है आपको सजा देने में, ठीक है। ठीक है, चलो हेलो सबको, हेलो, ठीक है। एक मिनट, वो कमेंट ऊपर चले जा रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में पुरानी आईपीसी से, हाँ बिल्कुल आएगा, आता है। जुडिशरी के लिए आप बीएलएलबी या फिर एलएलबी करती हैं तो अपने सेकेंड ईयर से ही आपको तैयारी कर देना चाहिए स्टार्ट, ठीक है। मैं भी बीएलएल, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकती हैं मिस्टी मिश्रा, हेलो ड्रीम डॉट सक्सेस, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर्ष गुप्ता आप कर सकते हैं, ठीक है। हेलो साक्षी राव, ठीक है, हेलो, ठीक है, सबको हेलो। चलो देखो यहाँ पे तो डेलिमा हो गया, डेलिमा नहीं होना चाहिए। सी कह रहा है कि एनी एक्ट इन डन इन द फर्दरेंस ऑफ सच इंटेंशन, बिल्कुल सही बात की इंटेंशन होनी चाहिए। एंड रिजल्टिंग द इंजरी, और उस इंटेंशन का क्या होना चाहिए, इंजरी होना चाहिए। मान लो कि मैं अब इसी में से प्रीति सहानी को मैं ले लेती हूँ, ठीक है। प्रीति सहानी का मान लो कि मुझे सर मार के जो है वो उनको चोटिल करना है या उनका सर फोड़ना है, ऐसे कह ले। प्रीति सहानी, सॉरी बट एक एग्जाम्पल है, और ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है प्रीति को देखते हुए। अब बताओ कि मैं हमेशा सोचती हूँ मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मानव हूँ ही मैं, और मेरा इंटेंशन भी है कि मैं प्रीति को तो भाई मारूंगी। तो क्या सिर्फ ये कह देने से, मेरा मानव हो जाने से और मेरा इंटेंशन हो जाने से क्या मुझे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, या फिर मुझे प्रीति का सच में सर मार के जो है वो फोड़ना पड़ेगा? क्यों? अगर जब तक मैं नहीं मारती हूँ प्रीति के सर पे, तो क्या मेरे ऊपर चार्जेस लगेंगे किसी चीज़ के, ग्रीवियस हर्ट के या इंटेंशनली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के चार्जेस लगेंगे मेरे अंडर आईपीसी? नहीं। तो उसका क्या होना चाहिए भाई, इंजरी होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन है, ठीक है, आप ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, आपका इंटेंशन है, लेकिन उसका इंजरी भी दिखना चाहिए, और वैसा जो क्राइम है वो सोसाइटी एट लार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो क्राइम नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, डायनामिक है, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती रही है, नए नए तरह के क्राइम जो है वो निकल करके, अपराध जो है वो आते जा रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो इमर्जिंग क्राइम है वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इतना वाइड हो चुका है आजकल कि कह लें कि जैसे प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी आ रही हैं, सॉल्यूशन तो बाद में आ रहा है। प्रॉब्लम्स पहले आ जा रही हैं, सॉल्यूशन उसका बाद में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी इमर्जिंग है, और सोसाइटी में जैसे जैसे क्राइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे अपराध भी इंक्लूड होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो अपराध की लिस्ट है अंडर आईपीसी ये एग्जॉस्टिव है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपको तीनों चीज़ें देखने मिल रही हैं कि अपराध हुआ है, ठीक है, मानव ने किया है, दूसरा इंटेंशन था, इंटेंशन मतलब आशय होता है, ठीक है, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए, इंग्लिश में मैंने पहले ही लिख दिया है। और तीसरा क्या था भैया कि उसका एक्ट दिखना चाहिए, मतलब उसका कृत्य दिखना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा उसका हाँ इफेक्ट, प्रभाव दिखना चाहिए, कृत्य होना ठीक चाहिए, ठीक है, मतलब वो काम होना चाहिए और उसका प्रभाव दिखना चाहिए। तो ये हिंदी में है। अगर ये जहाँ चारों दिखे तो ये क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, मतलब आवश्यक तथ्य है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा, ये आवश्यक तथ्य हैं किसके, क्राइम के, अपराध के। तो एक क्वेश्चन से देखिए आपके कितने क्वेश्चन निकल करके आ गए। तो हिंदी और इंग्लिश में अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। चलो अब आपके कमेंट में देख लूँ ज़रा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। क्या कह रहे हैं आप लोग? गोपालगंज से हैं प्रियांशी, वेलकम प्रियांशी।
बेटा ये लीगल एप्टीट्यूड है बैटमैन, ये लीगल एप्टीट्यूड है बेटा, जो बी एल एल बी या एल एल बी करना चाहते हैं उनके लिए है। हाँ देखो, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन, ये चीज आगे आप पढ़ोगे, ठीक है ना। ये स्टेजेस ऑफ क्राइम है पाखीदास, ये स्टेजेस ऑफ क्राइम है। ये कंफ्यूज हो रही हो आप, मैंने इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बताया है आपको, ठीक है। अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शाल्या राव, ठीक है। क्या रिप्लाई करना है ड्रीम सक्सेस आपका, एक बार फिर से डाल दीजिए। मैम इन विच लैंग्वेज बी एल एल बी टॉट इन एल यू? मोस्टली इन इंग्लिश, बट बाइलिंगुअल ज़्यादा चलती है। टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश देखने मिलेगी। मैम एल एल बी वाले पढ़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। मैम लीगल की क्या है? ओनली BA LLB और LLB, कुछ भी आप कर सकते हैं। 10+2 के बाद आप BA LLB कर लीजिए, बाकी ग्रेजुएशन हो गया है तो आप क्या कर लीजिए, LLB कर लीजिए। मैम हेल्प मी प्लीज़, क्या UPSC में आएगा? चलिए अब रीसेंट वाला देख लेते हैं। अंशु गुड मॉर्निंग, तलशीन खान गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो ठीक है, अब डाउट आपके देखते रहेंगे, नेक्स्ट आ जाते हैं आप। चलो क्या कह रहा है नेक्स्ट? व्हाट इज कॉल्ड द लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट? लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट को या फिर कानूनी रूप से लागू होने योग्य समझौता किसे कहते हैं? बच्चों आप ऐसे समझो कि मान लो आपके मम्मी पापा आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बेटा या बेटी अगर तुम जो है LLB जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकाल लेती हो BA LLB का एंट्रेंस, तो मैं तुम्हें एक स्कूटी दूंगा या बाइक दूंगा या दूंगी, ठीक है। आप एंट्रेंस निकाल भी लेते हो, अच्छे मार्क्स से एडमिशन भी ले लेते हो, लेकिन आपके पापा मम्मी आपको बाइक वाइक नहीं दिलाते, आपको स्कूटी वगैरह नहीं दिलाते हैं। तो प्रॉमिस तो किया था आपने, क्या आपने जो प्रॉमिस आपका तोड़ा गया है, आप उसके लिए कोर्ट में जाके केस कर सकते हो अपने मम्मी पापा को? कहोगे कि नहीं आपने तो प्रॉमिस किया था, हमारे बीच में तो एग्रीमेंट हुआ था। तो क्या सिर्फ एग्रीमेंट मात्र हो जाने से आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना जो प्रॉमिस टूटा है आपका उसको इन्फोर्स कराने में, कोर्ट में जा करके लागू करवाने में? नहीं। तो ऐसा क्या कहता है, व्हाट इज कॉल्ड लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट? तो एग्रीमेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक एग्रीमेंट लीगल इन्फोर्सेबल हो, ठीक है ना। समझौते तो बहुत होते हैं, लेकिन कानूनी रूप से उसको लागू करवाने वाले नहीं होते हैं सारे समझौते, ठीक है ना। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे BLLB में और LLB में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें बताया जाएगा ऑल एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब यहाँ पे सेक्शन 2H नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। ऑल एग्रीमेंट विच इज enforceable by law known as कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट या संविदा किसे कहते हैं? तो अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताया गया है कि जितने भी एग्रीमेंट है, जितने भी समझौते हैं, अगर उनको कानूनी रूप से लागू कराया जा सकता है तो वो क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड द लीगली इन्फोर्सेबल प्रॉमिस, लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। तो क्या प्रॉमिस है? नहीं। क्या प्रपोजल है? नहीं। क्या इम्प्लीकेट प्रोपोजिशन है? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को ही हिंदी में संविदा बोलते हैं, ठीक। चलो तो ये नोट करते रहिएगा आप। गाइस फ्रॉम एक्सटेंट हो गया। प्रियांशी मैम नोट्स कहाँ मिलेगा आपको? ऐप पे ही मिल जाएगा बेटा, ये सारे आपको ऐप पे ही मिल जाएंगे। हाँ, टारगेट गुरुकुल का ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ सिलेबस और साथ ही साथ जो फ्री PDF होती हैं क्लासेस, वो IPC नहीं बेटा, सेक्शन 2H IPC में नहीं दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन चल रहा है ना, डेफिनेशन क्लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। अरे बैटमैन पूरा ड्रीम आपका पूरा होगा, ठीक है।
बस आप पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए। हमारी जो क्लासेस हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जिस भी बीएससी करना चाहते हैं, बीए, एलएलबी या फिर एलएलबी या फिर और भी अदर कोर्सेज, वो सबकी डेमो क्लासेस जो है आज यानी 1 तारीख को और 3 तारीख को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको लाइव कराई जाएंगी। और जो हमारा ऑनलाइन बैच होगा, ऐसे ही लाइव आपको बैचेस चलेगी संघर्ष 2.0, वो 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो पेड बैच है और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे मात्र आपको 25 से 30 दिन में सारा एंट्रेंस का जो प्रिपरेशन है वो करा दिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। ठीक, चलो 5वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 मिनट, 5वां जो क्वेश्चन है, 5वां जो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। करेक्टली मैच कौन सा है? देखो बेटा, ये आप ऐसा नहीं है कि ये जो हाईलाइटेड कर दिया है वही जो है सही है और देख करके आप आंसर कर दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि अरे हो गया, बहुत हो गया। नहीं, एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही है, निम्नलिखित में से सही मिलान किया गया है, किसका किया गया है? तो किया गया है भाई संविदा 2H, कॉन्ट्रैक्ट किस में है? सेक्शन 2H में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय नूडम पैक्टम है बेटा, ये मूडम पैक्टम नहीं है, नूडम पैक्टम आप लोग लिख लेना, नूडम पैक्टम। देखो आपको लीगल मैगजीन भी आती है, लीगल में आपको बहुत पढ़ना है, BLLB और LLB, और वो कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्प या ब्रीफ तरीके से आपको टारगेट गुरुकुल प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। लीगल मैगजीन्स आते हैं, लीगल वोकैबुलरीज आती हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे लीगल टर्मिनोलॉजी है जो आपको इंग्लिश से बिल्कुल अलग मिलेगा। तो आप कहेंगे अरे ये ऐसा इंग्लिश तो हमने पढ़ा ही नहीं है, नूडम पैक्टम आज तक ने आपने नहीं पढ़ा है। तो नूडम पैक्टम का मतलब क्या होता है? तो वो होता है विदाउट एनी रिवॉर्ड, बिना किसी पुरस्कार के। मान लो कि आपको कोई काम किया गया या आपके साथ कोई प्रॉमिस किया गया, एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, और उसको बिना आपको कुछ दिए हुए परफॉर्म करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? नूडम पैक्टम। मतलब ऐसा कोई एक्ट आप जो किए हो, ऐसा कोई काम आप किए हो जिसके लिए आपको कोई अवार्ड वगैरह नहीं मिलेगा, कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, कोई किसी तरह का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। चलो अब आपका कमेंट देख लें। मैम हिंदी में पढ़ाइए ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, हिंदी में ही मैं देख रही हूँ ज़्यादातर, लेकिन ठीक है, ठीक है, चलिए हिंदी में ही भी देख लेते हैं हम लोग। पार्ट 3 कह रहा है, चलो हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3। भारतीय संविधान आप लोग ने किताब देखी है या बेयर एक्ट देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज डाउनलोड करके हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। तो भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? बताओ बताओ जरा। कि मैं बोल रही हूँ कि ये आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर, इस आंसर पे आप ध्यान मत दो। चलो बताओ तो 7वें का आंसर क्या होगा? 7वें का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो भाई, लाइक भी करते रहो आप लोग। जल्दी बताओ, मैं वेट कर रही हूँ बेटा। 7वें का आंसर जो है पार्ट 3 या भाग 3, भारतीय संविधान किससे संबंधित है? ये जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए बताया मांडवी ने। आगे ए ही होगा, ओके बैटमैन, ए ही होगा, ओके ओके ओके। चलो तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो, वेरी गुड वेरी गुड। अब इम्पॉर्टेंट आप लोग कॉपी अपना पेन लेके बैठ जाओ, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैं इसी के साथ आपको बताती चलती हूँ। वेरी गुड सारे लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो तो ये बहुत आसान सा हलवा सा क्वेश्चन था ये। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों या फिर फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। अब देखो पार्ट 4 लिखते रहो बेटा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। पार्ट 4 किससे है? तो DPSP। DPSP इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब पार्ट 4A, पार्ट 4A ये लिख लो आप लोग, ये किससे संबंधित है? तो ये है फंडामेंटल ड्यूटी से, फंडामेंटल
ड्यूटी से, ठीक है, ड्यूटीज से। अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है ये भी लिख लो, 11, ठीक है, 11। और जो लेटेस्ट हमारी ऐड की गई वो की गई कि शिक्षा, किसी भी गार्जियन को शिक्षा प्रोवाइड करवाना है अपने बच्चों को, एटलीस्ट प्राइमरी 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। ये गार्जियन का भाई क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये 11 में बता दिया गया है। अब ये पूछेगा डीपीएसपी किस आर्टिकल, अब जानते हो आप थोड़ा बहुत भी अगर जानते होगे किसके बारे में, संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो फिर आप ये भी जानते होगे किस आर्टिकल तक से ये कवर है। तो सेक्शन 31 से लेकर के 51 तक, सेक्शन नहीं सॉरी आर्टिकल 36 यानी 36 से लेकर के 51 तक, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है बेटा। चलो, और ये पूछेगा ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल में दिया है 51A। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, जरा देख लिया जाए हम लोग। तो वो है कि फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग FR भी लिख दे रहे हैं। चलो, ये किस आर्टिकल से दिया गया है, पार्ट 3 में दिया हुआ है, ये तो जान ही रहे हैं आप, पार्ट 3 में है ये। और कहाँ से कहाँ तक दिया है ये, कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, तो 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके निकल करके आ गए, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको फ्रूटफुल लग रही होगी, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो आप लोग फंडामेंटल राइट जितने भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी एक ही टॉपिक पे। संविधान ऐसा एक सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे बहुत बड़ी क्लास हो सकती है। तो कौन कौन से जो आर्टिकल 14 किसके बारे में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहीं लिख लो, ठीक है, ताकि आप लोग को एक ही क्लास में बहुत सारी चीज़ जो है वो मिल जाए। नोट कर लो आप लोग भाई, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आपका काम है, ये HW है आपका, कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास में 3 तारीख को मिलूंगी तो आपको बताना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए भाई, आर्टिकल 14 के बारे में आपको पढ़ना है पूरा, फिर आर्टिकल 15, 16, 19, उसके बाद 20, 21, ठीक है, 22, 23, 24, ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट में देखने को मिलेगा। और इसके अंदर भी 6 राइट हैं, 6 राइट है, इसको भी आपको पढ़ना है, एक नोट बना लेना है, ठीक है, नोट्स बना लेना है आपको। अब इसी तरह हम लोग जो 8वां क्वेश्चन है वो 8वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, ठीक है। चलो, आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहो, जो भी आपके दोस्त LLB या BLLB करना चाहते हैं वो भी देख लें, तो उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल हो जाइए, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है 8वां क्वेश्चन, द इसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भैया, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फेडरल है या यूनिटरी है। 2 टाइप का होता है। देखो भैया, कहीं कभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका अगर फीचर देखा जाए, सैलिएंट फीचर आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सैलिएंट फीचर में ये भी एक फीचर आपको दिखता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। फेडरल को क्या हम लोग बोलते हैं, संघीय बोलते हैं बेटा। हिंदी में मैं भी लिखती जा रही हूँ, हिंदी वाले मुझसे शिकायत कर रहे हैं भाई, संघीय है ये, संघीय नहीं है, संघीय, और या फिर यूनिटरी है, ठीक है ना, मतलब संघ है। इसको क्या केंद्र या फिर ऐसे बोलते हैं बेटा, हिंदी हमको एग्जैक्ट नहीं पता है इसकी, लेकिन यूनिटरी को केंद्रीय है ऐसे लिख लेना, ठीक है। इसको देख लेना, एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगी कि इसका शाब्दिक अर्थ यही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है या यूनिटरी है। तो देखो भाई, केसी वेरे जो थे वो अच्छे एक जूरिस्ट थे, फिलोसफर थे, उन्होंने बोला कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना तो पूरी तरह से यूनिटरी है, ना तो ये पूरी तरह से फेडरल है, ये क्या है, क्वाजी फेडरल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोचो बेटा कि क्या हो जाएगा। इसको आप आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा। देखो, तो
तो केसी वेरे जी ने बोला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बेटा पूछ लेता है आपको क्वेश्चन कि केसी वेरे या किसने बोला था, ठीक है, किसने बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है, क्वाजी फेडरल है, तो केसी वेरे ने बोला था, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो अब बताओ भाई फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस है, फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस है, आप लोग को कुछ पता है तो बताइए कमेंट में। अगर नहीं पता है तो आप लोग बाद में सर्च करके इसी वीडियो में आपका HW है कि डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ये कर लीजिएगा। फिलहाल अगर हम सीधे सीधे देखें तो, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे अपने LLB में, अपने LLM में, तो इससे बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन का विषय है, पढ़ने की बहुत ज़रूरत है इसमें, ठीक है। फेडरल में पावर बटे रहते हैं, वेरी गुड, बिटवीन सेंटर और स्टेट, वेरी गुड। पाखी दास ने बोला कि फेडरल में पावर बटे रहते हैं, बिल्कुल, सेंटर और स्टेट। आप जानते हो कि हमारे यहाँ की अगर हम बात कर ले तो हमारे यहाँ एक केंद्र सरकार है और एक क्या है, राज्य सरकार है। तो और जो हमारा शेड्यूल 7 है, ठीक है ना, शेड्यूल 7 शायद उसको हिंदी में अनुसूची बोलते हैं, अनुसूची 7 में जो है वो आपको एक यूनियन लिस्ट दी गई है, एक स्टेट लिस्ट दी गई है और एक कंकरेंट लिस्ट जो है वो दी गई है, ठीक है ना। और उसमें बताया गया है भाई, पर्टिकुलर एंट्री बताई गई है कि सेंटर के पास इन इन चीज़ों को लेकर के पावर है, ये इस पे रूल बना सकते हैं, इस पे लॉ बना सकते हैं। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें भी एंट्री दिए हैं, सब्जेक्ट्स दिए हैं स्टेट्स के लिए कि ये कितने कितने सब्जेक्ट पे जो है वो रूल बना सकते हैं, रूल मेकिंग पावर या कानून मेकिंग पावर किस पे है, ठीक है, कितना है वो कौन बना सकता। और एक होता है कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची हिंदी में, तो उसमें दोनों को, सेंट्रल को भी और साथ ही साथ स्टेट को भी, दोनों गवर्नमेंट को पावर होता है कि वो रूल बना सके, उस पर कानून बना सके। लेकिन अगर दोनों सेम रूल बना देते हैं तो कौन सा प्रिवेल करेगा, कौन सा लागू होगा, कौन सा आगे आएगा, तो वो आएगा केंद्र का, ठीक है बेटा। हाँ चलो, हाँ केंद्रीय सूची या हाँ केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शेड्यूल में आता है, किस अनुसूची में आता है, तो 7वें में ये पावर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो द एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो भैया डिवीजन ऑफ पावर है, बिल्कुल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल कह लें अगर कि फेडरल फॉर्म ऑफ ज़्यादा हमको दिखता है, नहीं फेडरल फॉर्म ऑफ भी दिखता है, साथ ही यूनिटरी जो सेंटर है वो यहाँ का स्ट्रॉन्ग है। मतलब जैसे इमरजेंसी का अगर सिचुएशन हम देख लें तो इमरजेंसी के सिचुएशन में क्या होता है, सारी जो पावर है वो किसके हाथ में चली जाती है, सेंटर के हाथ में चली जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल तो है लेकिन वो यूनिटरी जो है सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग है विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम तो है लेकिन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसीलिए हमारे केसी वेरे जी ने बोला था कि भैया ये क्या है, क्वाजी फेडरल है, ना तो ये प्योरली फेडरल है ना तो प्योरली ये यूनिटरी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है, हाँ बिल्कुल है डिवीजन ऑफ पावर, आपने देख लिया शेड्यूल 7 में जो है वो देख लिया आपने। साथ ही साथ हाँ आपने ये भी देखा कि जुडिशरी में भी डिवीजन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव में भी है और आपका लेजिस्लेटिव में भी है, हाँ है ना, कि ये काम ये करेगा, कानून मेकिंग का काम ये करेगा, कानून पालन करने का काम कोई करेगा और फिर साथ ही साथ कानून को पारित करवाने का काम कोई और करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखती हैं या देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है बिल्कुल है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, ये तो झुटलाया नहीं जा सकता कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमारे इंडिया का है, ठीक है। तो हाँ ये भी है, ये भी सही है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेशी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है कि नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है, हमारा देश संविधान से चलता है। समझ में आई बात। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे
इसेंशियल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव आंसर है भैया। देखो डिवीजन ऑफ पावर को शक्तियों का विभाजन कहते हैं, लिखित संविधान भी है और संविधान की सर्वोच्चता भी है, इसीलिए ये सब फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो चलो ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग। हु सेड, किसने बोला, किसने बोला कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेमी फेडरल। अब देखो क्वाजी फेडरल मैंने बता दिया किसने बोला, कैसे वेरे ने बोला, लेकिन सेमी फेडरल किसने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन और अ यूनिटरी स्टेट इन विच द फेडरल एलिमेंट्स आर सबसर्वेंट एंड नॉट द फेडरल स्टेट विच द यूनिटरी एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड द सब्सिडरी। सीधे ऐसे क्वेश्चन देखो कि सेमी फेडरल किसने कहा, तो सेमी या क्वाजी, क्वाजी फेडरल, ठीक है। क्वाजी फेडरल कहना अच्छा रहेगा, सेमी भी कहीं कहीं आ सकता है। तो केसी वेरे ने, देखो भैया ये गलत लिखा है, ठीक है, केसी वेरे ने बोला था। तो ये तो मैंने क्वेश्चन पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया। अब आपका 10वां क्वेश्चन जो है वो है किससे, एविडेंस से, ठीक है। चलो मैम लीगल मैगजीन से भी क्वेश्चन आता है, हाँ बेटा लीगल मैगजीन से भी क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीगल मैगजीन, लीगल वोकैबुलरी आपको कराई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। तो सेक्शन 119 जो है चाइल्ड विटनेस से रिलेटेड नहीं है, बाकी ये सब याद करने वाली चीजें हैं क्योंकि आप अभी एक एक्ट से अवेयर नहीं है। मैम सिलेबस तो बता दीजिए पहले। बेटा सिलेबस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मैंने पहले ही डिस्कस किया है और लगभग 2 बार डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप जा करके यूट्यूब पे पहले देख लीजिए, मेरे द्वारा ही BLLB का सिलेबस डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप और उसमें आपको पूरा सिलेबस जो है वो मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक। तो देखो सेक्शन 6A ट्रांजैक्शन क्रिएशन ऑफ फैक्ट, ये देखो रेस जेस्टे, 6A नहीं है ये 6 है, सिर्फ 6 एविडेंस से रिलेटेड है। सेक्शन 6 जो है वो रेस जेस्टे, जिसको ट्रांजैक्शन क्रिएशन ऑफ वन फैक्ट टू डू अ सिंगल, ठीक है। अब सेक्शन 17 में जो है एक्सेप्टेंस का डिफरेंस वो डेफिनेशन दिया गया है और ये सब एविडेंस का है, मतलब ये याद करने वाली चीज़ है। 119 जो है वो चाइल्ड विटनेस से नहीं है, तो इसको आप एक्सक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आएगा ना, हाँ बिल्कुल ये सब जीके में आपका कवर होगा, ठीक है। अरे नहीं बेटा श्रेया गुप्ता ऐसा नहीं बोलते, कोई होता है, ठीक है, नहीं पूरा पता होता है, कोई बात नहीं, सिलेबस मिल जाएगा आपको ऐप पर। चलो सेक्शन 11 जो है वो कह रहा है कि द बेसिक ऑफ इंडियन टॉर्ट लॉ। इंडियन टॉर्ट लॉ जब आप जाएंगे अपने BLLB में या फिर LLB में तो आप पढ़ेंगे टॉर्ट, एक पेपर होता है आपका टॉर्ट, सब्जेक्ट ही है टॉर्ट। तो टॉर्ट कहाँ से लिया गया है, भारतीय यातना कानून का आधार है। भारत में जो टॉर्ट चलता है, सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसको कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है इंग्लिश टॉर्ट लॉ से। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, आपको कर देना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीगल टर्म ऑस्टेंसिबल ओनर। ये एन है बेटा, ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर किसको कहते हैं, ठीक है। तो विजिबल लॉर्ड को, मतलब कि जो दिख रहा है उसी को। अब मान लो देखो ऑस्टेंसिबल ओनर का कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, मान लो कि आपको कोई घर दे करके चला जा रहा है विदेश, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भाई है, कोई भी है, आपको पूरा अपना घर, अपना फ्लैट दे करके चला गया, वो विदेश ही बस गया है, हालांकि उसको रियल प्रॉपर्टी किसकी है, हाँ मिथुन कुमार जी हेलो, ठीक है, रियल प्रॉपर्टी किसकी है, एक्चुअल में किसी और की है, लेकिन वो अपने भाई को या दोस्त को, इंडिया में उसकी प्रॉपर्टी है, उसको दे करके वो चला गया है, नाम तो उसी की है, ओनर तो वही गया है जिसका
जिसका जो बाहर गया है उसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ रह कौन रहा है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो उसका दोस्त कर रहा है। अब यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए कि ऑस्टेंसिबल ओनर किसको कहा जाए, क्या उस रियल ओनर को कहा जाए जो विदेश जाके बैठा हुआ है, या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है उसका दोस्त उसको। तो जो प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, जो रियल ओनर नहीं है, जो उस प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहा है, जो गवर्न कर रहा है, वो क्या है, ऑस्टेंसिबल ओनर है। मतलब ऐसा लगता है कि लोगों को कि हाँ ये ओनर है, लेकिन एक्चुअल में ओनर कहाँ पे है, विदेश में है, वो तो ओनर का दोस्त या भाई है। ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल ओनर किसको कहते हैं, तो विजिबल लॉर्ड, जो दिखता है, जो दिखता है और लगता है कि अच्छा ये होगा, लेकिन पेपर पे किसी और ही का नाम है। ठीक है, दिखने में मालिक लग रहा है बस। चलो भाई ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन, हाँ तीसरा, जब है नहीं तो इंस्टॉल कहाँ से होगा, क्या चीज़। ठीक है, मैं आप लोगों के एप्लीकेशन, एक मिनट रुक जाइए, क्या नहीं है भाई देख लीजिए मैं ज़रा। आप लोगों के एप्लीकेशन में iOS डिवाइस में इंस्टॉल नहीं होता। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में पिनअप करवा दूंगी कि किस में इंस्टॉल होता है किस में नहीं। ठीक है, चलो TPS एक्शन, वेरी गुड ब्रिजेश बादल सिंह, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे है द एग्जामिनेशन कंडक्टेड आफ्टर डेथ। तो ये तो सब जानते हैं कि जब बॉडी का डेथ होता है या फिर कोई डेथ कर जाता है तो उसका क्या होता है भाई, पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम जो है वो किस कंडीशन में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जो अननेचुरल डेथ हुई रहती है। ठीक है ना, जैसे कोई जहर खा के चला गया, या फिर कोई फांसी लगा लिया, या फिर किसी को गोली लग गई, या ऐसे सरकमस्टांसेस में उसका डेथ हुआ जो नेचुरल नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है भाई, पोस्टमार्टम होता है। तो एग्जामिनेशन कंडक्टर, तो डेथ के बाद जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है वो कौन सा होता है भैया, पोस्टमार्टम, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। हिंदी में देख लो भाई, हिंदी वाले लोग बहुत परेशान हैं। मृत्यु के बाद आयोजित परीक्षा क्या कहलाती है, तो पोस्टमार्टम कहलाती है। ठीक है, सक्सेस डॉट। ठीक है, चलिए अब भाई लीगल फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। मैम लीगल के कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 चौरसिया सत्यम 25 क्वेश्चन आते हैं। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है, यहाँ से तो क्लियर है, मुझे भी दिख रहा है। मैम लीगल एप्टीट्यूड की क्लास डेली चलेगा क्या, प्लीज़ डेली देखो बेटा, क्योंकि आपके बहुत सारे जो है वो सब्जेक्ट्स आते हैं, लगभग 4 सब्जेक्ट, तो 4 सब्जेक्ट के साथ आपके क्लासेस चलेंगी, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे चलेंगी आई थिंक। हाँ मैम प्लीज़, अच्छे से नहीं दिख रहा क्या, अच्छा रुकिए मैं देखती हूँ। सर देखिए तो ज़रा, कोई स्क्रीन में प्रॉब्लम है क्या, बच्चों को दिख नहीं रहा है। अभी सही है, अभी देखिए, अभी सही आ रहा होगा शायद, अभी सही आ रहा होगा। डेली चलेगी बेटा, 2 दिन की क्लास है। शिवांगी ओझा 2 दिन के लिए क्लास है, आज के लिए और 3 तारीख के लिए। उसके बाद आपको हमारे बैच में एनरोल करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको देखने मिल जाएगा अगर आपको अच्छे से तैयारी। मैम लैंडमार्क भी कराओगे ना, हाँ बिल्कुल, लैंडमार्क जजमेंट जो चल रहे हैं, अमेंडमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, ये सारे चीज़, कितने लैंडमार्क जजमेंट में कितने जजेस की बेंच थी, कौन कौन से जजेस थे, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा और इसकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड। ठीक है, दिख रहा है ना, डिस्प्ले क्लियर नहीं है, अभी हो गया होगा। अपना आप रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ाइए। मैम AU LLB एंट्रेंस में मिनिमम कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो बेटा अगर देखा जाए तो जनरली हर जगह 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, EU का मुझे परफेक्ट तो नहीं पता, कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन हाँ हर जगह 100 क्वेश्चन आते हैं। मैम थोड़ा जूम कर दीजिए। अच्छा ठीक है, जूम करते हैं भाई, 1 मिनट। चलिए देखिए, जूम कर देंगे तो कटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा जूम हो गया, आप लोग देखिए। मैम हिंदी सब्जेक्ट है क्या, हाँ हिंदी, हाँ हिंदी है, हिंदी है। मैम अगर लीगल के 25 क्वेश्चन आते हैं, देन लास्ट ईयर 4 तो 5 आए हुए होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, इससे सारी प्रैक्टिस होगी ना, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट भी कराया जाएगा, सिर्फ MCQ ही नहीं, साथ ही साथ आपको जितना भी MCQ है वो भी प्रैक्टिस, और
जो थियरी है वो भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश क्वेश्चन नहीं बाइलिंगुअल रहता है, केवल इंग्लिश में ही नहीं आएगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशी सिंह बिल्कुल निकल जाएगा अगर आप अच्छे से, ये सब परफेक्ट है। ओके 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 मैम, थोड़ा जूम, ठीक है ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग लीगल प्रिंसिपल पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और लीगल प्रिंसिपल आप तभी समझ पाइएगा जब लीगल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा सब्जेक्ट का, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाई हम लोग क्या कह रहा है। लीगल प्रिंसिपल, व्हेन एनी पर्सन बाय हिज नेग्लिजेंट एक्ट इंजरीज another person, he is liable to compensate मतलब क्षतिपूर्ति the injured person unless the negligence of the injured person himself contributed to the एक्सीडेंट। अब यहाँ पे देखो बेटा, हिंदी वालों को भी मैं समझा रही हूँ, पहले इंग्लिश समझ लीजिए फिर हिंदी में आऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो इंग्लिश में ही समझा रही हूँ, हिंदी में भी पूरी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है ये लीगल प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई आपको नेग्लिजेंटली मतलब कि जाने अनजाने में अगर आपको कोई क्षति पहुंचा देता है, चोट पहुंचा देता है, घायल कर देता है, तो उसका ये कर्तव्य है भाई कि वो आपको क्या करे, कंपनसेट करे, क्षतिपूर्ति करे। जितना भी आपका नुकसान हुआ है उसको क्या करे, कंपनसेट करे, क्षतिपूर्ति करे। मान लो आप चोट लगा, पैर टूट गया किसी का, अब पैर के चोट में जितना भी उसका दवा खर्चा आएगा वो कौन देगा, वो व्यक्ति जो अपने नेग्लिजेंटली तरीके से अपने कहते हैं ना कि जल्दीबाजी में या फिर ध्यान ना दे दिया, ठीक है, और ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से किसी को इंजरी हो गई, जाने अनजाने में ही किया, ऑब्वियस सी बात है, इंटेंशन रहता तो वो फिर ग्रीवियस हर्ट में जाता, आईपीसी के तहत डील होता। लेकिन अगर नेग्लिजेंटली भी किसी को जाने अनजाने में भी आपने हर्ट कर दिया है और आप उस समय गलत थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति आपको देनी पड़ेगी। फैक्चुअल सिचुएशन अब देख लो, ये हो गया प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल आपको दे दिया, ठीक है, ये बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आ गया सिचुएशन, जैसे एग्जांपल आ गया। एग्जांपल क्या कह रहा है, ए नेग्लिजेंटली लेफ्ट एन आयरन पोल। ए ने जो है, यहाँ पे देखो मैं समझा दे रही हूँ, ए ने आयरन पोल एक छोड़ दिया इन द मिडिल ऑफ द रोड। There was a traffic signal at the distance of 200 meter from this spot showing a speed limit of 30 km per hour. While driving the scooter at speed of 60 km hour, saw the bulge of the pole from a reasonable distance, yet he could not avoid hitting it. He collided with the pillar and was injured. ठीक है। अब कह रहा है देखो, कोई एक व्यक्ति है, ऐसे एग्जाम्पल हम लेके छोड़ देते, ये छोड़ ही दो, तो समझ लो कि ए कोई नाम का व्यक्ति है और बी कोई नाम का दो व्यक्ति है, ठीक है। ए जो है वो एक आदमी है और ये रोड है, रोड पे ही एक पोल जो है उसने छोड़ दिया है, ठीक है ना, पोल ऐसे खड़ा कर दिया है रोड पे ही। और बी जो है वो गाड़ी चला रहा है, बी का एक स्कूटर है, बी का क्या है, स्कूटर है, ये गाड़ी चलाते हुए आ रहा है। लेकिन इस रोड की स्पीड लिमिट क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप क्या कर दिए, स्कूटर चलाइए, ये इसका स्पीड लिमिट था। लेकिन बी बहुत तेजी से जो है वो स्कूटर यानी 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से स्कूटर ये चलाते आ रहा है और इससे धड़ाक से लड़ जाता है। देख तो लेता है ये इतने दूर आकर के, लेकिन वो बच नहीं पाता है क्योंकि स्पीड इसकी ज़्यादा होती है और ये लड़ जाता है और ये पोल क्या हो जाता है, इसके ऊपर गिर जाता है और बी जो है वो इंजर्ड हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बताओ कि क्या जो बी है जिसके ऊपर ये खंबा गिरा है, स्कूटर वाला व्यक्ति, क्या ए के ऊपर क्षतिपूर्ति का नेग्लिजेंटली उस खंबा को रखने का रास्ते में वाद ला सकता है, सूट ला सकता है, केस कर सकता है? तो सीधे सीधे आप जान रहे हो कि दोनों तरफ से नेग्लिजेंसी हुई है। ए ने नेग्लिजेंटली ये काम किया कि वो खंबा गाड़ करके चला गया या रख करके चला गया, और बी ने क्या काम किया, उसको 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलनी थी लेकिन वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था और उसने थोड़ा देर पहले खंबा देख तो लिया था लेकिन अपना स्पीड वो कम नहीं किया,
या कम नहीं हो पाया, जितना उसको प्रिस्क्राइब्ड बताया गया था स्पीड उतना नहीं लेके वो चल पाया और क्या हो गया, आके लड़ गया। तो दोनों साइड से गलती हुई है, चाहे वो ए के साइड से हो चाहे वो बी के साइड से हो। तो क्योंकि यहाँ बी ने भी गलती किया है तो बी को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो वी विल फेल इन हिज सूट बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग द स्कूटर फास्ट एंड डिड नॉट एब्जॉर्ब द स्पीड ऑफ लिमिट। ठीक है, क्योंकि वो लिमिट को फॉलो नहीं किया, दैट्स वाई क्या हो गया भैया, वो लाइबल नहीं होगा कॉम्पनसेशन लेने के लिए और ए बच जाएगा। अगर यही सिचुएशन उल्टी होती कि ए जो है खंबा कर खड़ा करके गया है और बी जो है वो 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर प्रति आवर से चला करके आता और फिर लड़ जाता उस खंबे से, तो फिर ए को कंपनसेशन देना पड़ता, किसको, बी को। ठीक है ना। तो ऐसे लीगल फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो आज हम लोग ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट जो 3 तारीख को हमारी क्लासेस होंगी और आपको लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराए जाएंगे और उससे आपको देखने को मिलेगा कि लीगल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट्स की तरह सीधा सीधा नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक और लॉ तो आपको जानना पड़ेगा और कुछ चीज़ें फैक्चुअल भी हैं। वो फैक्चुअल इसलिए हैं क्योंकि अभी आप सारे लॉ नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है या आर्टिकल है या केस लॉज है आपको हमारे बैच संघर्ष 2.0 में करा दिया जाएगा। और यकीन मानिए 25 दिन या 1 महीने तक आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आप LLB या BLLB का एंट्रेंस लीगल एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आप करके आ सकते हैं। ठीक है ना। साथ में ही जो रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, ये सारी भी क्लासेस हमारे ऐप पे जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं और लाइव तो 2 दिन चल ही रही हैं। आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं और